नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। एक आयरन बार है आयरन का और उसका एरिया गिवन है 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन है एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और उसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस, हमें उसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है एट 500 डिग्री सेल्सियस और हमें अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है 0.0052 केल्विन इनवर्स और रेजिस्टिविटी गिवन है 11 एक्सपोनेंट 8 ओम मीटर। अब यहाँ पे एक बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अल्फा और रेजिस्टिविटी क्योंकि गिवन है तो इसका मतलब ये है कि हमें फॉर्मूला पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली और फिर रेजिस्टेंस मालूम करनी है, डेटा भी ऐसी नज़र आ रहा है और कम से कम अल्फा और रॉ से तो आप समझ ही जाओगे यहाँ पे रेजिस्टिविटी का टॉपिक और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक जो है ना वो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि इनके कॉन्स्टेंट्स गिवन है। ठीक है ना, तो ये एक टेक्निक हो सकती है, ट्रिक हो सकती है जिसे आप याद रख सकते हो। डेटा बना लेते हैं पहले। एरिया 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो 0.02, इसको डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो 0.02 और क्योंकि एरिया मालूम करना है दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बराबर आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ बार जिसे एल से शो करेंगे वो है 20 सेंटीमीटर, इसको भी डिवाइड बाय 100 कराएंगे ताकि मीटर्स में आए तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर्स। फिर जो चेंज इन टेम्परेचर होता है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जो हम चेंज मेजर करते हैं वो चेंज हम लोग मेजर करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्योंकि चेंज 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मेजर किया जा रहा है यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो एक्चुअली बराबर होगा फाइनल टेम्परेचर के। ठीक है ना, तो याद रखना है इस टॉपिक के अंदर जो डेल्टा टी है एक्चुअली उसको हम सिर्फ और सिर्फ किससे शो करते हैं, उसको सिर्फ हम लोग टी से ही शो करते हैं और वो कितना गिवन है, वो गिवन है 500 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी है एक्चुअली तो ये डेल्टा टी ही है जिसका सिंबल हम टी लिखते हैं क्योंकि डिफरेंस 0 डिग्री सेल्सियस से नाप रहे हैं, इस वजह से हम डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं या केल्विन भी लिख सकते हैं। तो 500 केल्विन टेम्परेचर चेंज आ रहा है या 500 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि चेंज इन सेल्सियस बराबर होता है चेंज इन केल्विन के। और एक्चुअली मालूम क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी है टी डिग्री सेल्सियस और टी कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, जैसे फिलहाल कितना 500 डिग्री सेल्सियस है जिसको हम शो कर देते हैं आर टी से। अच्छा, आर टी मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें एक्चुअल रेजिस्टेंस मालूम करनी पड़ेगी जिसके लिए रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक को यूज करेंगे। सो आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस मालूम करनी है, रॉ भी गिवन है, एल भी गिवन है, ए भी गिवन है, 11 एक्सपोनेंट 8, लेंथ 0.2 और एरिया 4 एक्सपोनेंट -4, तो आंसर आ जाएगा 0.055 ओम्स। ये हमारे पास एक्चुअल रेजिस्टेंस आ गई है। अब एक्चुअल रेजिस्टेंस से किसी खास टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक है आर टी इज इक्वल टू आर 1 प्लस अल्फा टी होता है। आर एक्चुअल रेजिस्टेंस है जो कि हम लोग मालूम कर चुके हैं, अल्फा गिवन होता है 0.0052 और जिस टेम्परेचर पे पता करना है यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस पे पता करना है। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन मल्टीप्लाई बाय 0.055 तो आंसर आ जाएगा 0.198 ओम्स। ये होगी उस रेक्टेंगुलर बार जो कि आयरन का बना हुआ था उसकी रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस ऑफ बार एट 500 डिग्री सेल्सियस इज 0.198 ओम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। पहला न्यूमेरिकल था, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ 15 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर टू मेंटेन अ स्टेडी करंट ऑफ 4 एम्पियर और रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर गिवन है 1.54 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर। तो जैसे ही आप ये सवाल पढ़ोगे तो आप देखोगे रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर गिवन है तो समझ जाओ कि भाई कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना है वरना ये वैल्यू क्यों गिवन होती। तो पहले डेटा बना लेते हैं। लेंथ ऑफ वायर गिवन है 15 मीटर, डायमीटर ऑफ वायर 0.5 मिलीमीटर और मिली मीन्स 10 रेज टू द पावर -3 तो वहाँ पर हमने लगा दिया -3 मीटर। और इसी तरीके से करंट हमें गिवन है जो हमें मेंटेन करना है आई वो है 4 एम्पेयर और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V हमें मालूम करना है। तो भाई V तो हम मालूम कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, बट प्रॉब्लम इज दैट हमारे पास R की वैल्यू नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब बाकी का जो डेटा है वो रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए और वैसे भी रेजिस्टिविटी को देखते ही समझ जाओ कि रेजिस्टिविटी को इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस मालूम करनी है। सो R इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए। लेंथ हमें गिवन है 15 के बराबर, रॉ गिवन है 1.54 एक्सपोनेंट -8। अच्छा, एरिया गिवन नहीं है तो आप एरिया को अलग से भी मालूम कर सकते हो या यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हो। एरिया होता है पाई डी स्क्वायर ओवर 4।
ठीक है, तो पाई डी स्क्वायर ओवर 4 करेंगे तो पाई तो 3.14 होता है, डी हमने मालूम करा है 0.5 एक्सपोनेंट -3 और इसका स्क्वायर अपॉन में 4 है। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर एग्जैक्टली वैल्यूज लिखो, रेजिस्टेंस आ जाएगी 1.17 ओम्स। ये तो रेजिस्टेंस है, हमें ये नहीं मालूम करनी थी, बट ये ज़रूरी था कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो लाजमी तौर पे रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। सो नाउ रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज़। तो 4 जो कि स्टेडी करंट गिवन था और रेजिस्टेंस हम लोगों ने मालूम करी है 1.17, आंसर आ जाएगा 4.68 वोल्ट्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा एट द एंड्स ऑफ 15 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट के अंदर ही मेंशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 12, रेजिस्टेंस है प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर की 200 ओम जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है 257.6 ओम्स जब उसे किसी गर्म बाथ में इमर्स कर दिया जाता है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, उस बाथ का टेम्परेचर पता करना है और अल्फ़ा हमें प्लेटिनियम का गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनियम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 200 है और रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनियम T डिग्री सेल्सियस पर पता करनी है, जो टेम्परेचर हम मालूम करेंगे, जिस पर रेजिस्टेंस है 257.6 ओम्स और T मालूम करना है, टेम्परेचर ऑफ द बाथ। टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, RT होता है R0 1 प्लस अल्फ़ा T। अल्फ़ा से भी आप पहचान सकते हो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल है। RT की वैल्यू 257.6, R0 की वैल्यू 200, अल्फ़ा की वैल्यू 200 इस तरफ जाके होगा डिवाइड, आंसर आएगा 1.288। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर हम ये जो 1 है उस तरफ जाके होगा माइनस 1.288 माइनस 1 0.288, देन फाइनली ये वैल्यू इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 73.4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर हम उस थर्मामीटर को इमर्स करते हैं 73.4 डिग्री सेल्सियस वाले बाथ में तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ के हो जाएगी 257.6 ओम्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, रेजिस्टेंस है एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सिल्वर वायर जो कि हमें फाइंड करना है, 1 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड 1000 सेंटीमीटर लॉन्ग, और हमें रेजिस्टिविटी गिवन है और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी गिवन है। तो जैसे ही आप ये दोनों वैल्यूज़ देखो तो समझ जाओ कि भाई रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला भी यूज़ होगा और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला है वो भी यूज़ होगा। तो डायमीटर ऑफ बार 1 मिलीमीटर, ओके, उसको 1 एक्सपोनेंट -3 कर दिया, लेंथ ऑफ वायर 1000 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100, 10 मीटर्स हो जाएगा। टेम्परेचर, अच्छा ये जो टेम्परेचर गिवन होता है याद रखिए ये डेल्टा टी होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस कर रहे होते हैं तो उसको सिर्फ टी भी लिखा जा सकता है, मतलब ये समझ जाओ डेल्टा टी टी माइनस 0 डिग्री है, तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, तो डेल्टा टी बराबर आ सकता है टी के, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस या केल्विन के बराबर हो सकता है, क्योंकि चेंज इन सेल्सियस बराबर होता है चेंज इन केल्विन के। हमें मालूम करनी है रेजिस्टेंस है T डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कह सकते हैं RT, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी है, बट पहले हमें पता होनी चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी है रेजिस्टेंस, जो कि इस फॉर्मूले से आती है, R इज इक्वल टू रॉ L ओवर A। रॉ रेजिस्टिविटी है, R जो L है वो लेंथ है और A जो है वो एरिया है। एरिया खुद बराबर होता है पाई डी स्क्वायर ओवर 4 के, तो उधर पाई डी स्क्वायर ओवर 4 आएगा, ऊपर वैल्यू आ गई जो रेजिस्टिविटी गिवन थी 1.52 10⁻⁻8 इंटू 10 जो लेंथ है, तो ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करके 15.2 एक्सपोनेंट -8 और यहाँ पर d की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट -3 और इसका हमने किया है स्क्वायर, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको 15.2 एक्सपोनेंट -8 और ये है 7.85 एक्सपोनेंट -7, सो r का आंसर आ जाएगा 0.193 ओम्स। और अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू मालूम करनी है, और अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू मालूम करनी है रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो कि आ सकता है सिंपल सा फॉर्मूला टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, RT इज इक्वल टू R 1 प्लस अल्फा टी। R एक्चुअली जो रेजिस्टेंस होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे 0.193, अच्छा अल्फा था 0.0038 और टेम्परेचर था 100। सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपल है, कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज रखोगे डायरेक्टली आंसर आएगा 0.267 ओम्स, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सिल्वर वायर की रेजिस्टेंस इतनी ही होगी, यानी कि 0.267 ओम्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, एक 50 ओम का रेजिस्टर है जो कि हमने बनाया है एक प्लेटिनियम वायर से, हमने प्लेटिनियम वायर से बनाना है जिसका डायमीटर 0.1 मिलीमीटर है। हाउ मच वायर इज नीडेड, कितने वायर की हमें ज़रूरत है। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर गिवन है, यानी कि प्लेटिनियम की रेजिस्टिविटी गिवन है 11 एक्सपोनेंट -8 ओम मीटर। रेजिस्टेंस जो हमने बनानी है 50 ओम है, डायमीटर 0.1 मिलीमीटर, मिली मीन्स 10 रेज टू दी पावर
-3, तो जहाँ पे मिली आ रहा है वहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर -3 आएगा। लेंथ ऑफ वायर पता करनी है, मतलब कितना वायर इस्तेमाल होगा, और रेजिस्टिविटी ऑफ द प्लेटिनम हमें गिवन है 11 एक्सपोनेंट -8 ओम मीटर। ओके, तो फॉर्मूला रेजिस्टिविटी को देखते ही आप समझ जाओ, रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, R इज इक्वल टू रॉ L ओवर A। बट इक्वेशन नंबर 1 का नाम इस वजह से दिया है, एक बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव एरिया। सो पहले हम लोग ये एरिया फाइंड करेंगे। एरिया के लिए फॉर्मूला पाई डी स्क्वायर ओवर 4 होता है। सो पाई डी स्क्वायर ओवर 4, पाई 3.14, डी यहाँ पे गिवन है 0.1 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाय 4, और डी का स्क्वायर करना भूलना नहीं है। कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज रखी, एरिया आ गया 7.85 एक्सपोनेंट -9 मीटर्स। ये आ गया है एरिया। इसी एरिया की वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो 50 रेजिस्टेंस जो हमें बनानी है, रेजिस्टिविटी 11 एक्सपोनेंट -8, लेंथ कैलकुलेट करनी है, एंड एरिया इज 7.85 एक्सपोनेंट -9। एल को अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ये 50 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 11 वैल्यू जाके डिवाइड होगी, आंसर आ जाएगा 3.5 मीटर। तो बात यह है कि अगर लेंथ हम वायर की इस्तेमाल करें 3.5 मीटर, तो इस प्लेटिनियम वायर की रेजिस्टेंस हो सकती है 50 ओम के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। 3 रेजिस्टर्स हैं 50 ओम की, यानी तीनों की तीनों रेजिस्टेंस 50 ओम की हैं। उनको हम 4 तरीक़ों से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हर एक तरीके से जो कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करनी है। बिल्कुल ऐसे ही एक न्यूमेरिकल हमारी बुक में भी है, बस वैल्यूज डिफरेंट है उन 3 रेजिस्टर्स की, बाकी कनेक्शन यही हो सकते हैं, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले डेटा बना लेते हैं। रेजिस्टेंस R1 R2 R3 तीनों के तीनों 50 ओम्स के बराबर है। केस 1 की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RA हो जाएगी, सेकंड केस की हो जाएगी RB, इसी तरीके से RC और RD हो जाएगी फोर्थ केस की। अब देखो इन रेजिस्टेंस को जोड़ने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये खुद ही कह रहे हैं 4 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीकेकार ये हो सकता है कि हम तीनों रेजिस्टेंस को लगा दें सीरीज में, कुछ ऐसे R1 के साथ सीरीज में R2 और सीरीज में आगे R3, और तीनों के तीनों 50 ओम्स के हैं। तो क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला RA बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सो 50 प्लस 50 प्लस 50 ये हो जाएगा 150 ओम्स। तो पहला केस तो ये हो सकता है कि तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो है हम सीरीज में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी 150 ओम्स। सेकंड केस ये हो सकता है कि तीनों को हम पैरेलल ही जोड़ दें, यानी कुछ ऐसे कि R1 R2 और R3 तीनों के तीनों पैरेलल आ जाएं। तो क्योंकि तीनों पैरेलल हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RB बराबर आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/50 हो जाएगा 3/50। और क्योंकि जब RB की वैल्यू चाहिए तो यहाँ का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो RB ऊपर आ जाएगा, यहाँ का भी रेसिप्रोकल होगा, 50 ऊपर चला जाएगा, 50/3 16.6 ओम्स के बराबर होता है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड केस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तीसरा केस कुछ इस किस्म का हो सकता है कि 2 सीरीज और एक पैरेलल में हो। देखो तीनों सीरीज में हो गई, तीनों पैरेलल हो गई, तो अब एक तरीके का ये हो सकता है कि 2 सीरीज और एक पैरेलल। तो फिलहाल सर्किट के मुताबिक हमें R1 और R2 सीरीज में नजर आ रहे हैं। सो R1 और R2 का पहले कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेते हैं, लेट्स से R प्राइम के बराबर। सो R1 प्लस R2 50 प्लस 50 ये बराबर होता है 100 ओम्स के, यानी कि इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है वो आई है 100 ओम्स। नाउ अब जो वो रेजिस्टेंस है, यानी कि इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो R3 के पैरेलल होगी। तो फिर R प्राइम और R3 पैरेलल, सो 1/R प्राइम प्लस 1/R3 यानी कि 1/100 जो हमारा R प्राइम का आंसर आया था, और R3 50। सो ये आ जाएगा आंसर 3/100। 1/RC का आंसर आएगा, और क्योंकि हमें RC का आंसर चाहिए तो 100 को ऊपर ले जाएंगे, 3 डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 100/3 यानी कि 33.3 ओम्स। तीसरे कॉम्बिनेशन में जब 2 सीरीज और एक पैरेलल में तो आंसर आ गया 33.3 ओम्स। केस 4 ये हो सकता है कि 2 को पैरेलल करें फिर एक को सीरीज में लगा दें, यानी कि R2 और R1 को हमने पहले पैरेलल करा और फिर जो इनका कंबाइंड आंसर आएगा वो R3 के साथ लगा देंगे सीरीज में, कैलकुलेट कर लेंगे सीरीज में। सो R1 प्लस R2 पैरेलल है, ठीक है, सिंपल R1 और R2 पैरेलल नजर आ रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R प्राइम 1/R1 प्लस 1/R2 ये हो जाएगा 2/50, और फिर 50 रेसिप्रोकल R प्राइम की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा 25 ओम्स। यानी कि ये बात कंफर्म है कि R1 और R2 को कंबाइन करके हमारे पास आंसर आया है 25 ओम्स, जो कि R3 के साथ सीरीज में आएगा। R प्राइम जो इन दोनों के बराबर है वो R3 के साथ सीरीज में है, और सीरीज का कॉम्बिनेशन R प्राइम प्लस R3 सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। सो 25 प्लस 50
ये हो जाएगा 75 ओम्स, यानी कि हमारे चौथे केस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो रिजल्ट में इन सबको ही मेंशन कर देंगे, 150 आ गया, 16.6 आ गया, 33.3 आ गया एंड 75 ओम्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12, रेजिस्टर्स हैं दो, 5 ओम और 2 ओम के, उनको आपस में पैरेलल कनेक्ट करा हुआ है और वोल्टेज है 9 वोल्ट बैटरी के साथ, पैरेलल वोल्टेज सेम रहते हैं, दोनों के लिए 9 वोल्ट होंगे। कैलकुलेट द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टर 5 ओम, दूसरा 2 ओम, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स 9 वोल्ट है, करंट थ्रू R1 को I1 बोलेंगे, करंट थ्रू R2 को I2 बोलेंगे, और पावर डिसिपेशन R1 के क्रॉस होगी P1 और अक्रॉस R2 होगी P2। तो करंट तो हम मालूम कर ही सकते हैं, ओम्स लॉ सिंपल सी बात है, वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो ओम्स लॉ के मुताबिक I1 इज इक्वल टू V ओवर R1 आ जाएगा। वोल्टेज क्योंकि पैरेलल में जुड़े हुए दोनों के लिए 9 ही होगा, पहले वाली रेजिस्टेंस है 5, सो 9 डिवाइड बाई 5 1.8 एम्पियर। सिमिलरली सेकेंड रेजिस्टर के लिए भी V ओवर R2 आएगा, V वोल्टेज तो उतना ही है, R2 की जगह पे 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 4.5 एम्पियर। अब करंट आ गए दोनों के, पावर डिसिपेशन पता करनी है, तो याद रखिए यहाँ पे एक ऐसा फार्मूला इस्तेमाल होगा, हमें पावर डिसिपेशन के 3 फार्मूले, यहाँ पे वो इस्तेमाल होगा जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट रखा जा सके, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट की मदद से पावर निकालनी है और वोल्टेज कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो एक ऐसा फार्मूला जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें, यानी कि P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, वोल्टेज दोनों के लिए कांस्टेंट है, सिर्फ I पर ही डिपेंड करेगी हमारी जो करंट की वैल्यू है, तो वो हो जाएगा P1 इज इक्वल टू V इंटू I1, 9 इंटू 1.8, तो ये हो जाएगा 16.2 वॉट। और इसी तरीके से पावर डिसिपेशन अक्रॉस सेकेंड रेजिस्टर वो हो जाएगी P2 इज इक्वल टू VI2, यानी कि 9 इंटू 4.5 हो जाएगा 40.5 वॉट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, हमें 3 रेजिस्टर्स गिवन हैं और तीनों के तीनों 2 ओम्स के हैं। हाउ वुड यू अरेंज दीज टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ, किस तरह से अरेंज करें कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतनी इतनी मिले जितनी गिवन है। पहला केस जो है उसमें 1.33 ओम्स हो जाएं, और बी पार्ट के अंदर है 3 ओम्स हो जाएं, और तीसरे पार्ट में यानी कि सी में है 6 ओम्स के बराबर हो जाए, और वेरीफाई करना है रिजल्ट्स को मैथमेटिकली। तो देखो हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं और तीनों की तीनों 2 ओम्स की हैं, बस हमें उन्हें अरेंज करना है कुछ इस तरीके से कि टोटल आ जाए 6, 3 और 1.33। और याद रखिए 3 रेजिस्टर्स को ज्वाइन करने के 4 तरीक़ेकार हो सकते हैं, जो कि हमने न्यूमेरिकल में बुक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसमें भी सॉल्व किया था हम लोगों ने। या तो हम तीनों को सीरीज में लगा सकते हैं, या तो हम तीनों को पैरेलल लगा सकते हैं, या फिर हम 2 को सीरीज और 1 को पैरेलल कर दें, और या फिर 2 को पैरेलल और 1 को सीरीज में कर दें। तो 4 ही तरीकेकार हो सकते हैं। तो आप सिंपल सा काम ये कर सकते हो कि चारों तरीके से सॉल्व करो, उनमें से कोई से 3 केसेस यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। डेटा के अंदर हम कर लेंगे कि तीनों रेजिस्टेंसेज 2 ओम के बराबर है। फर्स्ट केस जिसको हम RA बोलेंगे 1.33 वाला होगा, दूसरा केस RB का नाम दिया जो 3 ओम्स वाला होगा, और तीसरा केस होगा 6 ओम्स वाला। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं फर्स्ट केस के लिए। केस 1 में जो 1.33 आंसर आ रहा है उसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा रेजिस्टर्स को, 2 को सीरीज और 1 को पैरेलल। इसको आप रफ में सॉल्व करके देख भी सकते हो कि ऐसे ही ज्वाइन करेंगे तो आंसर 1.33 आएगा। तो पहले केस में 2 सीरीज 1 पैरेलल, सबसे पहले R1 और R2 को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम R1 और R2 को सॉल्व करेंगे तो R1 R2 हमें नजर आ रहे हैं क्लियरली इन सीरीज, दोनों के दोनों 2 ओम्स के हैं, तो 2 + 2 टोटल आंसर आ जाएगा 4 ओम्स। लेट्स से इन दोनों का जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आ रहा है ना वो बराबर है R प्राइम के, और वो जो R प्राइम है जो कि इन दोनों के बराबर आ रहा है वो और R3 आपको नजर आ रहे हैं इन पैरेलल, तो फिर उन दोनों को पैरेलल लगा देंगे, यानी कि R प्राइम एंड R3 आर पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, क्योंकि पहला केस है तो RA का नाम दे दिया 1/RA इज इक्वल टू 1/R प्राइम प्लस 1/R3, यानी कि 1/4, क्योंकि R प्राइम 4 आया था और R3 तो 2 के बराबर है, तो 1/4 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/4। और क्योंकि वैल्यू हमें चाहिए RA की, तो यहाँ का रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3 बराबर होता है 1.33 के, तो इसका मतलब सही है। अगर हम इस तरीके से ज्वाइन करते हैं जो कि मैंने आपको केस बताया है, तो पहला वाला आंसर आ रहा है। केस 2 में 2 को पैरेलल रखते हैं और फिर 1 को सीरीज में जोड़ देते हैं, यानी कि R1 R2 को पहले रखते हैं इन पैरेलल, और फिर जो उनका आंसर आएगा वो R3 के साथ हो जाएगा सीरीज में। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले R1 R2 को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया R1 R2 आपको नजर आ रहे हैं पैरेलल, तो 1/R1 प्लस 1/R2, 1/2 प्लस 1/2, हाफ और हाफ 1 होता है, तो R प्राइम का आंसर आ जाएगा 1 ओम्स। और वो जो R प्राइम है वो R3 के साथ है सीरीज में।
तो आर प्राइम और आर थ्री सीरीज में अप्लाई करेंगे, सीरीज में सीधा सीधा ऐड करते हैं तो 1 + 2 आंसर आ जाएगा 3। तो हमारा जो दूसरा केस है जिसमें हमें टोटल आंसर चाहिए था 3 ohms, वो 3 ohms का आंसर आ गया है 2 पैरेलल और 1 सीरीज में जोड़ने से। तीसरा वाला सबसे आसान है, तीनों के तीनों रेजिस्टर्स को हम सीरीज में जोड़ देते हैं, R1 + R2 + R3, तो 2 + 2 + 2 बराबर हो जाएगा 6 ओम के। ये तो आप लोग गैस कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ जो तीसरा वाला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1.33 का आंसर चाहिए तो केस 1 की तरह जोड़ना है, और 3 ओम चाहिए तो केस 2 की तरह, और अगर 6 ओम चाहिए तो केस 3 की तरह जिसमें हमने तीनों को जोड़ा था सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। एक वाटर हीटर है जो डिलीवर कर रहा है 1 किलोग्राम वाटर, ठीक है ना, 1 किलोग्राम पानी डिलीवर कर रहा है पर मिनट, हर मिनट के अंदर, और ये एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड है, एक वाटर हीटर है जो हमें चाहिए जो 1 किलो पानी हमें प्रोवाइड करे हर मिनट में, ठीक है। और जो वाटर है उसकी सप्लाई आ रही है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और हम चाहते हैं कि वो जो वाटर हीटर है वो पानी को गर्म करके 20 डिग्री के बजाय कर दे 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मैं चाह रहा हूँ तकरीबन 60 डिग्री पानी जो है वो गर्म हो जाए। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट, हर वाटर हीटर के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, जबकि जो लाइन वोल्टेज है वो 220 वोल्ट के बराबर गिवन है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी गिवन होती है, वो है 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। डेटा बनाते हैं, मास ऑफ वाटर जो हमें चाहिए MW से शो कर रहा हूँ 1 किलोग्राम है, ठीक है, और कितनी देर में चाहिए, हर मिनट में चाहिए, यानी कि मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इनिशियल टेम्परेचर वाटर का कैपिटल T1 जो कि 20 है और हमें चाहिए 80 पर, वो T2 हो जाएगा। लाइन वोल्टेज यानी कि V से शो करेंगे 220, और रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट हमें फाइंड करना है, और बाकी स्पेसिफिक हीट को भी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक पता क्या है, लॉजिक ये है, यहाँ पे हमें लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इस्तेमाल करना होगा, यानी कि हीटिंग एलिमेंट जो गर्म होगा जब उसमें से करंट गुजरता है तो वो गर्म हो जाता है, तो जितनी हीट वो लॉस करेगा उतनी हीट पानी गेन करेगा, यानी कि पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि पानी को गर्म करने का काम जो है वो वही हीटिंग एलिमेंट कर रहा है, तो जितना हीटिंग एलिमेंट हीट देगा उतना ही पानी उस हीट को गेन कर लेगा, ठीक है। अब हीटिंग एलिमेंट क्योंकि बिजली से चल रहा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल होंगे, और पानी का क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है 20 से 80 और स्पेसिफिक हीट गिवन है तो यकीनन वहां पे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। पहले फॉर्मूला देखो फिर मैं बताता हूँ कहाँ से आएगा। देखो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला आ रहा है स्पेसिफिक हीट वाला ना, क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल्टा क्यू, जो कि हीट होती है वो बराबर किसकी होती है, वो बराबर होती है एम, या इक्वल टू लगा देते हैं, एम आता है मास, उस सब्सटेंस का मास, फिर सी आता है उसकी स्पेसिफिक हीट, और फिर आता है डेल्टा टी। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं पानी की तो मास भी वाटर का आएगा, स्पेसिफिक हीट भी वाटर की आएगी, और टेम्परेचर चेंज हुआ है वो भी वाटर का ही आएगा। रहा ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आया है इलेक्ट्रिसिटी वाला फॉर्मूला, इधर समझाता हूँ मैं आपको। देखो हमें एक बात तो पता है, पावर का एक फॉर्मूला है पावर डिसिपेशन का, पावर डिसिपेशन का क्या फॉर्मूला होता है, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है V²/R। वैसे तो दो और फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन V²R/R वाला फॉर्मूला कैसे लगा रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस मालूम करनी है, वोल्टेज गिवन है, तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस आ रही हो। पावर खुद बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो पावर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पावर की जगह पे हम लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, और बराबर में क्या लिखा है, बराबर में लिखा हुआ है V²/R, तो V²/R एज इट इज। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, हमें E की वैल्यू चाहिए, तो E की वैल्यू के लिए T इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये जो यहाँ पे लिखा है V²/R इंटू टी। तो एक तरफ हीट इलेक्ट्रिसिटी वाली और एक तरफ स्पेसिफिक हीट वाली हीट इस्तेमाल करी है, वैल्यूज पुट करते हैं। वोल्टेज आ गया 220, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू टाइम 60 मिनट, 1 मिनट में चाहिए था हमें, 60 सेकंड्स आ गया। 1 किलोग्राम चाहिए, स्पेसिफिक हीट है 4200, और टेम्परेचर का चेंज 80 - 20 जो कि खुद 60 के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया 4200, यहाँ पे 80 - 20 60, 60 से 60 हो जाएगा कैंसिल, आर को अलग करेंगे तो आर इधर जाएगा और 4200 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा 48400 और डिवाइड बाय 4200, तो आंसर आ जाएगा 11.5 ओम्स। यानी कि अगर इतनी रेजिस्टेंस होगी हीटिंग एलिमेंट की तो नतीजे में आप देखेंगे कि टेम्परेचर 20 से 80 चेंज हो जाएगा और हर 1 मिनट के अंदर हमें 1 किलोग्राम पानी मिल जाएगा।